हेलो स्टूडेंट्स, गुरुमंत्रा मेंस आंसर राइटिंग सीरीज में सबका स्वागत है। आज हम लोगों का मेंस आंसर राइटिंग सीरीज का 20वां क्लास होगा। इससे पहले हम लोग 19 क्लास में करीब 19 क्वेश्चन का विश्लेषण कर चुके हैं और इसके माध्यम से हम लोगों ने यह समझने का प्रयास किया कि सिविल सर्विस के मेंस एग्जाम के लिए जो आंसर राइटिंग किया जाता है उसमें क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्या सावधानी रखने की जरूरत है। इन सब बातों को हमने सीखने का प्रयास किया और आज फिर हम लोग एक नए कॉपी के साथ आए हैं। और ये जो कॉपी है, ये जो कॉपी देख रहे हैं सामने, जिनका ये कॉपी है, जिन्होंने इस कॉपी को लिखा है, जो पुराने स्टूडेंट हैं वो इनसे परिचित है। उनका नाम नीरज कुमार है। नीरज जी जो कि बीपीएससी 67 के फाइनल रिजल्ट में असिस्टेंट प्लान ऑफिसर पोस्ट प्राप्त किए। अभी इनकी ट्रेनिंग भी चल रही है। और जो नए स्टूडेंट है वो पुराने वीडियो देखेंगे तो इनके बारे में और अच्छी जानकारी मिल जाएंगे। तो आज हम लोग अपने जो नए कॉपी के साथ आगे बढ़ते हैं, जो इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है, और इससे समझने का प्रयास करते हैं कि आंसर राइटिंग में हमें किन किन बातों का ख्याल रखना है। तो आज का जो क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रपति पद जहां केवल संवैधानिक प्रमुख है, वही अमेरिका में राष्ट्रपति पद संवैधानिक एवं प्रशासनिक दोनों रूप से प्रमुख। किंतु ऐसी अवधारणा है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना में अधिक बेहतर है। उपयुक्त कथन का विश्लेषण करें। इसमें विश्लेषण करें। जैसा कि आप सबको पता होगा कि भारत में जो राष्ट्रपति का पद है वो संसदीय प्रणाली, भारत में संसदीय प्रणाली है, अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली है। भारत में अमेरिका में राष्ट्रपति जनता द्वारा चुने जाते हैं डायरेक्ट इलेक्टोरल के माध्यम से, और जो चुने जाते हैं वो राष्ट्रपति एक मंत्री, अमेरिका में मंत्री परिषद बनाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और राष्ट्रपति के ही अंडर में राष्ट्रपति के नाम से राष्ट्रपति के ही क्या करते हैं, उस पावर को अपना सारा काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का सारा कंप्लीट पावर को यूज करते हुए उनके ही नाम से काम करते हैं। भारत में क्या है, राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है। राष्ट्रपति आर्टिकल 74 एंड 75 के अनुसार राष्ट्रपति के क्या करते हैं, अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्रधानमंत्री एवं उनके सलाह पर मंत्री परिषद का गठन करते हैं। और काम सारा राष्ट्रपति के नाम पर होता है, लेकिन करता कौन है, प्रधानमंत्री एवं उनके मंत्री परिषद। एवं राष्ट्रपति को भी यदि कुछ करना है तो उनको मंत्री परिषद का सलाह लेना है। इसलिए भारत में कहा जाता है कि भारत में राष्ट्रपति क्या है, केवल संवैधानिक प्रमुख है। प्रशासनिक प्रमुख कौन है, प्रधानमंत्री, ठीक है। और अमेरिका में क्या है, वहां संवैधानिक प्रमुख भी राष्ट्रपति होते हैं और प्रशासनिक प्रमुख भी राष्ट्रपति, यानी उन्हीं के नाम पर सारा काम होता है और पावर का भी यूज राष्ट्रपति स्वयं करते हैं। अब देखते हैं नीरज जी क्या आंसर लिखे। भारत में शासन की संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, जिसके अनुरूप राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है, जो मंत्री परिषद की सहायता से शासन प्रशासन के कार्य को संचालित करता है। बिल्कुल सही। इस प्रणाली में राष्ट्रपति के समस्त कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक रूप से प्रयोग मंत्री परिषद करता है। वही दूसरी ओर अमेरिका में शासन की अध्यक्षात्मक प्रणाली को यानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अपनाया गया है, जिसके अनुरूप संवैधानिक एवं कार्यपालिका दोनों शक्तियां वास्तविक रूप से, यहाँ प्रशासनिक लिखते तो ज्यादा अच्छा रहता, रूप से राष्ट्रपति में ही निहित होती। बिल्कुल सही है। इसका यहाँ पे भूमिका देख रहे हैं, बिल्कुल सही है। बस यहाँ यदि प्रशासनिक शब्द का प्रयोग करते तो ज्यादा बेटर था। अब हम लोग देखते हैं संवैधानिक स्थिति। भारत और अमेरिका के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति की तुलना निम्न है। भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है, जबकि अमेरिका में वास्तविक कार्यकारी प्रमुख, ठीक है। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, जबकि अमेरिका में 4 वर्ष का होता है। भारत में राष्ट्रपति के पद पर चुनाव लड़ने की कोई सीमा नहीं है, जबकि अमेरिका में एक व्यक्ति अधिकतम 2 बार ही चुनाव लड़ सकता है। भारत में राष्ट्रपति विधायिका के प्रति जिम्मेदार होता है, परंतु अमेरिका में इसकी कोई बात नहीं। भारत और अमेरिका दोनों ही देश में राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, परंतु भारत में महाभियोग का प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है, वहीं अमेरिका में महाभियोग केवल उच्च सदन में लाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में अधिक होती है, जैसे बाहरी एवं आंतरिक आपातकाल की घोषणा, राज्य विधानमंडल को भंग करने की शक्ति, वित्तीय आपातकाल एवं वेतन भत्ते में कमी इत्यादि, ठीक है।
स्वाभाविक बात है, क्योंकि भारत पूर्ण रूप से संघात्मक नहीं है, ये ढांचा से संघात्मक है लेकिन आत्मा से एकात्मक, और अमेरिका प्योर फेडरेशन है, तो स्वाभाविक है कि ये तो डिफरेंट रहेगा ही। भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता से कार्य करता है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति इस मामले में स्वतंत्र है। भारतीय राष्ट्रपति की वीटो पावर क्षमता अमेरिकी राष्ट्रपति में सीमित होती है। सही है, भारतीय राष्ट्रपति विधायिका को भंग कर सकते हैं, परंतु अमेरिका के राष्ट्रपति के पास ये शक्ति नहीं होती, क्योंकि वो स्वतंत्र होता है। ठीक है, अब आते हैं भारतीय राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया। देखिए ये क्वेश्चन दो पार्ट में है, जैसे कि पहले भी बताया है, आंसर राइटिंग दो पार्ट का। सबसे पहला चीज क्या होता है, सबसे पहला क्या हमें देखना है, प्रश्न कितने भाग में है या प्रश्न को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। यहां हम लोग देखते हैं प्रश्न को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला क्या क्या विभाजित है, भारत का राष्ट्रपति और अमेरिका का राष्ट्रपति के पद में अंतर, जो कि देखिए नीरज जी पूरा अच्छे से डिफाइन किया है, और दूसरा इसके निर्वाचन के लिए या चुनाव में दोनों का तुलना करना है। अब देखते हैं इसका चुनाव प्रक्रिया। भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 54 के अंतर्गत एक निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित प्रतिनिधि, राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली, पुदुचेरी एवं जम्मू कश्मीर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। हालांकि अभी जम्मू कश्मीर विधानसभा तो अभी गठित हुआ नहीं है, प्रस्तावित है, पास है, लेकिन गठित नहीं किया गया है। गठित होंगे तो उसके भी आएंगे विधायक होते हैं। और राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद का नहीं लेता है, ये सबको पता है, और उपराष्ट्रपति में विधानसभा का भी नहीं। निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व किया जाता है, जिसमें 50% से अधिक मत प्राप्त करना होता है, यानी 55। मत मूल्य का निर्धारण जनसंख्या के अनुपातिक प्रतिनिधित्व के हिसाब से तय किया जाता है, जबकि निर्वाचन मंडल के सभी सदस्य समान जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। मतदान प्रक्रिया में प्रत्येक मतदाता के लिए वरीयता क्रम को आधार बनाकर मतदान करना अनिवार्य है। मतगणना के पश्चात 50% से अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को राष्ट्रपति घोषित किया जाता है। मतगणना के प्रथम चक्र में बहुमत प्राप्त न होने की स्थिति में दूसरे चक्र, तीसरे चक्र की गिनती क्रमशः वरीयता क्रम के आधार पर की जाती है। बिल्कुल सही। अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया प्रांतों में प्रीमियम या कॉकस के चुनाव से प्रारंभ होता है, जहां प्रीमियम का चुनाव गुप्त मतदान, वहीं कॉकस का चुनाव खुले मतदान द्वारा होता है। ये दोनों राष्ट्रपति के चयन के प्रतिनिधि है। सभी चयनित प्रीमियर एवं एक कन्वेंशन में अपनी डेलीगेट को चुनते हैं। डेलीगेट पुनः राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को नामांकित करते हैं। राष्ट्रपति के पद के लिए नामित उम्मीदवार चुनाव पूर्व ही उपराष्ट्रपति को नामित करते हैं। इसके पश्चात आम चुनाव होता है, जिसमें राष्ट्रपति अपने पद के उम्मीदवार अपने अपने प्रतिनिधि प्रांत में खड़ा करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, वहां पे वो होता है कि इलेक्टोरल जिसको कहते हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आज सोशल मीडिया है, तो आज आपको क्या है कि यहाँ से कुछ बोल रहे पूरी दुनिया में फैल गए, आपकी आवाज चली गई। लेकिन अब जरा सोचिए, अमेरिका तो सबसे पुराना लोकतंत्र है, उस समय तो इतना कम्युनिकेशन का नहीं था, तो वो जो प्रतिनिधि खड़ा होते थे वो अपना बताता था कि देखो हमारा जो राष्ट्रपति है, आपको ये इसका ये उद्देश्य है, ये करेगा इसके लिए, क्योंकि उस समय तो इसकी इस तरह का कम्युनिकेशन सिस्टम था नहीं। विश्लेषण, अब देखिए इसका विषय अध्ययन से अंतर की भारत की तुलना में अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया बेहद जटिल है। जहां भारत में चुनाव प्रक्रिया का संचालन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से चुनाव आयोग करता है, वहीं अमेरिकी चुनाव का संचालन वित्तीय कार्य विशेष आयोग करता है। जटिल प्रक्रिया के कारण अमेरिका में चुनाव परिणाम की वैधता पर हमेशा सवाल उठते रहे, वहीं भारत में कम से कम 3 बार करीबी हार जीत के अंतर में बावजूद परिणाम की वैधता को स्वीकार किया। स्पष्टतः भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव की तुलना में अधिक बेहतर है। हिलेरी क्लिंटन के शब्दों में भारतीय चुनाव प्रणाली स्वर्ण मानक। यहाँ देखिए एक अंतर वो स्पष्ट करना छोड़ दिए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण 2020 में विवाद हुआ डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन। देखिए अमेरिका में जैसा भी ये लिखे हैं, प्रतिनिधि खड़ा करते हैं, तो अब उसका सिस्टम क्या है अमेरिका में, एक जटिल सिस्टम समझिएगा। सपोज कीजिए कि भारत में, अमेरिका में क्या सिस्टम है, ये 4 स्टेट है, ठीक है, 4 स्टेट है। इस स्टेट में 40 सीट, इस स्टेट में 20 सीट है, इस स्टेट में 30 सीट है, इस स्टेट में 50 सीट, ठीक है। सपोज कीजिए एक और स्टेट ले लेते हैं, इसमें 40 सीट, ठीक है, इसमें 45 ले लेते हैं,
इसको आप इसको ऐसे कर सकते हैं 40 ही ले, अगर इसको 35 लेते हैं, समझाने में अच्छा रहेगा। आप सपोज कीजिए दो व्यक्ति अमेरिका में दो है, ए और बी। ए को क्या हुआ, ए के प्रतिनिधि को, जो ए जो खड़ा है उनके जो प्रतिनिधि है इस स्टेट में 21 आया और इसको 19 आया, ठीक है। बी को क्या हो गया, बी को भी इसमें भी जो है ए को आ गया मान के चलिए 26, इसको आ गया 24। बात समझे। अब इसको देखिए, ये बेचारा को, इसको टोटल कितना आया, यहां 21 आया, यहां 26 आया, यानी मात्र 47 आया ए को यहां तक इन दो स्टेट में। बी को कितना आ गया इन दो स्टेट में, 19 और 24, ठीक है, 43। सपोज यहां पर तो ये जीत रहा है, लेकिन अभी 3 स्टेट बाकी है। अब दिक्कत क्या है अमेरिका में, ये जो 40 सीट है, अब ये जो 43 सीट है ये एक अकाउंट होगा, यानी कि ये 40 में जो भी ज्यादा सीट लाएगा वो टोटल सीट उसी का काउंट होगा। तो मान के चलिए कि अब ये 43 है, अब यहां पर ये ज्यादा भी ला रहा है, यहां पर ये इसमें सपोज कीजिए 18 ला रहा है, इसमें 28 ला रहा है, बी इसमें 18 ला रहा है, इसमें 28 ला रहा है, इसमें 30 ला रहा है, यानी ए से बी का ज्यादा हो गया। लेकिन उसके बाद भी विजेता कौन होगा, ए होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर के अब इनको सिर्फ यही दोनों स्टेट का, इन दोनों स्टेट का इसको टोटल मिल गया 90, पहुंच गया कितना 90, और इसको सिर्फ इन तीनों स्टेट का मिलेगा तो हो गया कितना 85। यानी कि अगर हम सीट के हिसाब से चले, प्रतिनिधि के हिसाब से चले, तो बी को ज्यादा प्रतिनिधि मिला है, यहां इसको 18 मिल गया, यहां 28 मिल गया, यहां 30 ही मिल गया, ठीक है। तो लगभग इसको जो है लगभग 30, 60, ठीक 76 तो इसको यहीं से मिल गया है, सिर्फ इस स्टेट से, अभी इसको जोड़े ही नहीं है। यही चीज हो गया था अमेरिका के 2020 वाले चुनाव में। वहां क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप छोटा छोटा स्टेट में अच्छा जीत गया, उसका प्रतिनिधि अच्छा जीता। बड़े स्टेट में क्या हो गया, वहां पर जो बाइडेन उसको पछाड़ दिया, क्योंकि जो बाइडेन बड़े स्टेट में जीता तो टोटल सीट किसको मिल गया, नियम पूर्वक जो बाइडेन को। यानी कि अगर ये 40 में, इसको ऐसे समझिए, बिहार में क्या है कि मान के चलिए भारत में क्या है कि बिहार में मान के चलिए भी चुनाव है, बिहार को लेके चलते हैं, 40 सीट है, 40 सीट में सपोज कीजिए यहाँ कांग्रेस चुनाव लड़ी, बीजेपी चुनाव लड़ी, तब कांग्रेस को मान के चलते हैं कि 19 सीट आया, बीजेपी को 21 सीट आया। तो लोकसभा में क्या होगा, लोकसभा में बीजेपी का 21 सीट काउंट होगा और कांग्रेस का 19 सीट काउंट होगा। लेकिन अमेरिकी सिस्टम में क्या होगा कि 40 का 40 सीट बीजेपी का काउंट होगा। या सपोज कीजिए कि कांग्रेस को 21 आ गया, बीजेपी को 19 आ गया, तो अब अमेरिकी सिस्टम में क्या होगा, कांग्रेस का टोटल 40 का 40 काउंट होगा, यानी कि बीजेपी का 19 काउंट 0 हो गया। तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ यही चीज हो, वो छोटे छोटे स्टेट में तो अच्छी सफलता पा ली, लेकिन वो स्टेट जहां पे कि ज्यादा नंबर था इलेक्ट्रोल का, वहां जो बाइडेन जीत गए। नतीजा क्या होगा कि टोटल का टोटल उसी में चला गया। अब यही देख लीजिए, बी को ज्यादा मिल रहा है, बी को देखिए तो 76 यही 3 स्टेट में मिला है, 43 इसको यहां से मिल रहा है, ए को कम मिल रहा है, ए को कितना मिला, मात्र 47, 2 इससे मिल रहा है, 2 इससे मिल रहा है, 5 इससे, यानी कि इसको 55 के आसपास मिला, इससे ज्यादा नहीं मिला। लेकिन क्योंकि वहां के नियम के अनुसार जो जिस स्टेट में टॉप में रहेगा उसको उस स्टेट का टोटल सीट काउंट होगा, इसलिए क्या हुआ, इसको 40 + 50 काउंट हो गया 90, इसको 20, 30, 35, यानी सिर्फ 85 ही इसको काउंट हुआ। यही वहां का विवाद है। इसलिए कहा जाता है कि भारत में जो राष्ट्रपति चुनाव का प्रक्रिया है वो अमेरिका के प्रक्रिया से ज्यादा बेटर है, खुद हिलरी क्लिंटन के शब्दों, क्योंकि वो भी वही शिकार हुई थी जो डोनाल्ड ट्रंप के सामने जब वो चुनाव, वो भी उसी में का शिकार हो गई। तो ये सिस्टम है। अब वो चूंकि अमेरिका का संविधान को संशोधन करना इतना आसान नहीं है, अब तक मात्र वहां 28 इतना ही संशोधन हुआ है, जबकि विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान है, 250 साल से ज्यादा का संविधान है। उसके बाद भी वहां मात्र, अब तक कह सकते हैं कि मात्र वहां पर कितना हुआ है, तो सिर्फ 27 या 28 इसी के आसपास, 50 से कम ही है वहां संशोधन। हमारे देश में शतक लग चुका है मात्र, अभी शतक पूरा भी नहीं हुआ संविधान बनने का।
तो दोनों में ये अंतर है, वहां जटिल है, खैर वो उनकी समस्या है। तो हम लोग देख रहे हैं कि आज का भी जो कॉपी है इसमें नीरज जी हर एक पक्ष को बहुत अच्छे से स्पष्ट किए हैं। थोड़ा सा ये लंबा कर दिए चुनाव को, ये भारतीय चुनाव प्रणाली को लंबा, कुछ ज्यादा डिटेल में चलेगी, इसको कम शब्दों में भी बताया जा सकता था। और अंतर में जो ज्यादा गुणकारी, इसमें एक ये वाला जो पॉइंट है जो भी बताया, ये एक खास पॉइंट है जिसको कि ये मिस कर गए, इसको लिखते तो और बेटर होता। ये नहीं है कि इसका आंसर खराब है, बस सब कुछ सही है। तो हम लोग देख रहे हैं कि आज का भी जो इनका कॉपी है बहुत बेटर। और ये चीज हम लोग जो फर्स्ट डे से, जो फर्स्ट नंबर से जो भी कॉपी का अगर इनका जो भी क्लास के साथ जुड़े हुए हैं वो देख रहे होंगे कि जब पहला कॉपी ये लिखे थे काफी गलतियां निकल रही थी, कम मार्क्स मिल रहे थे, दूसरा कॉपी में भी। और लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ते गए इसका कॉपी में सुधार होता है। और यही मैं बार बार कहता हूँ कि आंसर राइटिंग रेगुलर प्रैक्टिस का है। आप सही गाइडलाइन के साथ रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, आपका आंसर राइटिंग खुद ब खुद बेटर बनता जाएगा। और यदि आप इसी चीज को जब आप इरेगुलर हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो आपका आंसर राइटिंग में जो एक सही हो रहा है, मान के चलिए कि आपको 2 दिन लिखे, गाइडलाइन आपको मिला, आप में कुछ अपडेट आया, लेकिन 2 दिन के बाद क्या हुआ, आप तीसरा दिन छोड़ दिए, चौथा दिन छोड़ दिए, तो आपको जो गाइडलाइन मिला वो अब 0 पे पहुंच गया। वो गाइडलाइन आपका 0 पे पहुंच गया तो आपका 2 दिन लिखने का कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए बार बार कहते हैं कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का है। हम लोग आज के क्लास में यहीं तक रख रहे हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉपी के साथ आएंगे। धन्यवाद।